नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपना नामांकन भरा है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कृष्णलाल पंवार के नामांकन के दौरान सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं कार्तिक शर्मा ने भी स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। तो राज्यसभा के लिए आज जो नामांकन भरा गया है, उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं अजय माकन का राजनीतिक सफर। तो 1985 में अजय माकन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। वहीं 1993 में दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा के सदस्य बने, जिसके बाद 1998 और 2003 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। तो जिसके बाद 1998 में सबसे कम उम्र के वो मंत्री बने। वहीं 1999 से 2001 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव भी बने। 2001 से 2003 तक दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, परिवहन और ऊर्जा मंत्री रहे। 2004 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 2004 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा में चुने गए। 2006 में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2007 में स्थायी निमंत्रण और एआईसीसी के सदस्य उन्हें चुना गया। 2007 में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री बनाए गए। 2009 से 2011 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 2012 से 2013 में हाउसिंग और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब कृष्णलाल पंवार का आपको राजनीतिक सफर जो है ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर असंघ विधानसभा चुनाव जीते। 1996 में असंघ विधानसभा के एएसपी, वही 2005 में आईएनएलडी में शामिल हुए और असंघ से चुनाव लड़े। तो इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया। जिसके बाद 2009 में इस राना सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो वही स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए वो चुने गए। वही 2014 में उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वो परिवहन और आवास जेल मंत्री बने। खबर रेवाड़ी से, जहां केएलपी कॉलेज सभागार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। सहकारिता मंत्री और सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार का जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर एडीसी ने स्वागत किया। वही लाभार्थियों का अभिवादन स्वीकारते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनसेवा को समर्पित योजनाओं को लागू कर विकासात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में रेवाड़ी में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें लेते हुए सरकार की योजनाओं की सराहना की। रेवाड़ी में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सहकारिता मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हमारी पार्टी का एक अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि हमारे समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हिमाचल आज हम हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुभाष पार्क में नौकायान का विधिवत उद्घाटन कर अंबाला वासियों को बड़ी सौगात दी है। जहां नौकायान करने के लिए अंबाला वासियों को पहले दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो वहीं अब अंबाला वासी सुभाष पार्क में ही नौकायान का लुत्फ उठा सकेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये शहर का सबसे गंदा स्थान हुआ करता था, जहां अब
जहां पर अब हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनकर तैयार हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे 22 साल लगे हैं। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्टेट में तो हमारा गठबंधन है, लेकिन निकाय चुनाव में हम अलग अलग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव अजय चौटाला का बयान आया था कि हमने तो गठबंधन ईमानदारी से निभाया है, लेकिन बीजेपी ने इस गठबंधन को नहीं निभाया। अंबाला का सबसे गंदा स्थान, जहां पर सारा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता था, आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनकर तैयार हुआ है। 22 साल लगे हैं मुझे इसके लिए संघर्ष करने के लिए। इसमें नौका विहार आरंभ की गई है। गठबंधन तो है और गठबंधन की सरकार चल रही है। नगर परिषद और नगर पालिका में अलग अलग लड़ने की बात कही। स्टेट लेवल पर तो हमारा गठबंधन है। हमारा जो गठबंधन है वो स्टेट लेवल का ही था। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने जांच कराने की बात कही है। अच्छी बात है कि जांच कराई जाए कि किन लोगों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जिन लोगों ने सिक्योरिटी वापस ली है वो उससे पहले गुनाहगार हैं इस हत्याकांड के। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सोमवार को यूपीएससी के परिणाम सामने आए, जिसमें हरियाणा के होनहारों ने भी बाजी मारी। प्रदेश के उन युवाओं की तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। पहली तस्वीर में है चरखी दादरी के पैंतावास खुर्द के रहने वाले शाश्वत, जिन्होंने यूपीएससी में 34वीं रैंक हासिल की। दूसरी तस्वीर है बहादुरगढ़ के खरहर गांव की रहने वाली कनिका राठी की, जिन्होंने 64वां रैंक हासिल किया है। और कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें नारनौंद की रहने वाली सोनिया कटारिया की, जिन्होंने 115वां रैंक हासिल किया। सोनीपत की रहने वाली गरिमा गर्ग की, जिन्होंने यूपीएससी में 230वां रैंक हासिल किया। पलवल के न्यू कॉलोनी के रहने वाले अक्षय कुमार की भी तस्वीरें हैं, जहां अक्षय कुमार ने यूपीएससी में 509वां रैंक हासिल किया। तो वही पलवल के ही कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली निधि गहलोत ने यूपीएससी में 524वां रैंक हासिल किया है। तो ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपीएससी के परिणाम सामने आने के बाद हरियाणा के होनहारों ने भी बाजी मारी है। सोनिया कटारिया ने 115वीं रैंक हासिल करी है। गरिमा गर्ग ने 230वीं रैंक हासिल की है। तो अजय कुमार ने 509वीं रैंक हासिल की और इसी के साथ निधि गहलोत ने भी 524वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की है। तो हरियाणा के होनहारों ने अपना कमाल दिखाया है। यूपीएससी के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें हरियाणा के भी होनहारों का कमाल देखने को मिला है। तो सोनिया कटारिया, जिन्होंने यूपीएससी में 115वीं रैंक हासिल की है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सिरसा के कालनवाली से विधायक और मानसा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शीशपाल कहरवाला ने सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करने में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना का पूरा दोष भगवंत मान और केजरीवाल पर है, क्योंकि टीआरपी के लिए सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। तो सिरसा में शीशपाल कहरवाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। बड़ी ही दुखदायी घटना है और ये पंजाब और पूरे देश के लिए
बहुत बुरी घटना है और इसकी निंदा तो हो सकती है परंतु इसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज अगर हम देखें कि पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उस बिगड़े हुए हालात में हत्याओं का एक सिलसिला 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी से लेकर, और कल 29 मई को एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक और एक कांग्रेस नेता की जिस प्रकार से निर्मम हत्या, दिन दहाड़े हत्या, वो पंजाब की कानून व्यवस्था पर उंगली ही नहीं कर रहा, उसकी बदहाली को बता रहा है चीख चीख। पलवल के गदपुरी थाना क्षेत्र में एडीटीवीएस कंपनी के मैनेजरों से परेशान होकर असिस्टेंट सुपरवाइजर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 2 नामजद मैनेजरों के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज किया। मृतक के भाई ने बताया कि कंपनी के मैनेजर विनोद गुप्ता और भूपेंद्र शर्मा उसे टॉर्चर करते थे और नौकरी निकालने की धमकी देते रहते थे। रविवार रात 9 बजे भारत पाल घर से ड्यूटी पर जाने की बात कहकर गया और सोमवार सुबह 6 बजे पीड़ित गांव निवासी मनोज के साथ अपने खेतों पर पहुंचा तो देखा कि भारत पाल पेड़ पर फांसी लगाकर लटका हुआ है, जिसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के कारण में कंपनी मैनेजरों का हवाला दिया है। तो वहीं पुलिस जांच अधिकारी राशिद खान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो पलवल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुपरवाइजर ने आत्महत्या कर ली है, वह उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मैनेजरों से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कृष्णलाल पवार के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। तो पवार के नामांकन के बाद सीएम का बयान सामने आने का, कृष्णलाल पवार ने भरा बीजेपी से नामांकन, अजय माकन ने कांग्रेस से नामांकन भरा है और नामांकन आने पर 10 तारीख को मतदान होना है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां कृष्णलाल पवार ने नामांकन भरा है। तो वहीं पवार के नामांकन के बाद सीएम ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कृष्णलाल पवार ने बीजेपी से नामांकन भरा है, तो कांग्रेस से अजय माकन नामांकन भरा है और बीजेपी तो ये पवार के नामांकन के बाद सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अजय माकन ने कांग्रेस से नामांकन भरा है, तो बीजेपी से कृष्णलाल पवार ने भरा है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। तो आज कृष्णलाल पवार ने बीजेपी से नामांकन भरा है। बीजेपी उम्मीदवार की जीत के लिए चाहिए 31। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 12वीं कक्षा के 17 साल के छात्र की 11,000 वोल्ट बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर ब्लॉक के एसडीओ, जेई और 2 लाइनमैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वही पुलिस जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पेलक गांव निवासी धर्मचंद्र ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो परिवार सहित खेत पर रहता है। खेत पर मकान के पीछे 11,000 वोल्ट बिजली की लाइन बिल्कुल नीचे से गुजर रही है, जो कि जमीन से लगभग 4-5 फुट की ऊंचाई पर ही है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने अलावलपुर चौक स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में कई बार की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। सोमवार सुबह पीड़ित का पुत्र कुलदीप ट्यूबवेल से नहाकर आ रहा था और वहां बिजली की लाइन से नीचे से गुजरने लगा। उसी दौरान कुलदीप को बिजली की लाइन ने अपने चपेट में ले लिया और उसे करंट लग गया। तो वही पीड़ित आनन फानन में अपने पुत्र को लेकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। थाने पर सूचना मिली कि मृतक कुलदीप निवासी पेलक की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। हम कार्रवाई के लिए जीएच पलवल पहुंचे, जहां पर मृतक के पिता धर्मचंद ने लिखित में शिकायत दी कि मेरे लड़के की मृत्यु बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने से हुई है, जिस आधार पर लिखित में दरखास्त मिली है। लिखित में मिली दरखास्त पर ही कार्रवाई की।
भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भगवंत सिंह मान पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहे हैं, बल्कि ये सरकार भी अरविंद केजरीवाल के रिमोट से चल रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया, उसे देखते हुए चिंता जताई है भारतीय जनता पार्टी ने। और आज हमारे साथ खास तौर पर अश्विनी जी हैं। अश्विनी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अश्विनी, सबसे पहला सवाल, राज्यपाल के पास जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर में विफल होती लग रहा है? मैं मुहिम राज्यपाल जी नाल आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और 1 महीना पहले भी हम मिले थे। जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई नहीं, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। इतने दिन सरकार को बने नहीं हुए जितने कत्ल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का कत्ल हो जाता है, दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं। और कल जिस प्रकार पंजाब के प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, वो अपने आप में पंजाब की कानून व्यवस्था को दर्शाता है कि यहाँ कानून के नाम पर किस प्रकार से अराजक तत्वों का, जो पंजाब का वातावरण खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का राज चल रहा है। और इसके लिए अगर कोई दोषी है, आज हमने राज्यपाल जी से कहा कि मान साहब और डीजीपी ये मोहरे हैं, ये कठपुतलियां हैं। असल दोषी अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है और राघव चड्ढा है, जिनके हाथ की कठपुतलियां बनकर मान साहब पंजाब के अंदर सरकार चला रहे हैं। और इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, डीजीपी को डिसमिस करना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने की है उनसे और उसमें के पीछे कारण है। ये सरकार खोखली वाहवाही लूटने के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है। इन्होंने 424 लोगों की सुरक्षा को वापस लिया, कम किया। किसी की सुरक्षा को बढ़ाना, किसी की सुरक्षा को कम करना, ये गोपनीय मामला रहता है। लेकिन इन्होंने वो सारी की सारी लिस्ट को जनतक किया। टीवी में लिस्टें चलती रही, समाचार पत्रों में नाम समेत आती रही। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं। इन्होंने उनके जीवन को खतरे में नहीं डाला क्या? मूसावाला जी की हत्या, सिद्धू मूसावाला जी की हत्या इसी की परिणति है। लेकिन डीजीपी का बयान आता है कि 2 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन वो फिर भी लेके नहीं गए। उनकी फॉर्च्यूनर जो थी वो बुलेट प्रूफ थी। क्या लगता है आपको कि ये एक तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर, इंटेलिजेंस कार्यालय के ऊपर हमला होना और दूसरी तरफ डीजीपी का इतना बड़ा बयान देना कि उनके पास तो 2 सुरक्षा कर्मी थे, वो लेके नहीं गए, तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धू मूसेवाला की ये ऐसी सरकार है जो आंखें बंद करके बैठी हुई है। इस सरकार को उस दिन ही जाग जाना चाहिए था जिस दिन इनके खुफिया विभाग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। इन्होंने उससे कुछ नहीं सीखा। सिद्धू मूसेवाला को उसके जीवन को खतरा है, ये आईबी कह रही है। उसके बावजूद उसकी सुरक्षा को कम ही नहीं किया, उसकी सुरक्षा को जनतक किया। जब आप किसी व्यक्ति को सुरक्षा में खतरा होता है तो उसको ब्रीफिंग होती है। क्या इन्होंने उसको ब्रीफ किया? क्यों उसके सुरक्षा कर्मचारियों ने उसको अकेले जाने दिया? क्यों जाने दिया? अगर उसके जीवन को खतरा था, पहले तो उसकी सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए थी। कम हुई थी तो जनतक नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, सुरक्षा गार्डों को भी और जिसकी सुरक्षा की जा रही है उसको भी,
कि भाई साहब आप अकेले नहीं जा सकते। पहले तो इन्होंने बुलेट प्रूफ कार गाड़ी दी नहीं हुई, उसकी व्यक्तिगत थी, लेकिन फिर भी उसको ये कह सकते थे कि भाई आप बुलेट प्रूफ गाड़ी का ही इस्तेमाल करोगे। ये थे हमारे साथ अश्विनी शर्मा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंजाब। और अब ये गौर करने वाली बात है, हम भी दर्शकों पर ये छोड़े जा रहे हैं कि आखिरकार वही आम आदमी पार्टी जो जिस समय रिमोट कंट्रोल की सरकार पर आरोप लगाया करती थी, कांग्रेस पर यह आरोप लगाया करती थी कि आला कमान है दिल्ली में, तो क्या आज आम आदमी पार्टी भी उससे सम्मिलित हो गई है? क्या आज भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, भगवंत मान इस समय निशाने पर है, लेकिन एक मां ने और एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया है, उस सुपरस्टार को खो दिया है जिसके आज श्रद्धांजलि देने वालों का तांता है, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो। अब ये देखना होगा कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं या किसी ठंडे तय में लगा दी जाती है फाइल और फिर इंतजार रहता है कि आखिरकार किसका कत्ल पंजाब में होगा। बहरहाल देखते रहे हर खबर, हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।